नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट नेशनल में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चले खबरों के सफर को शुरू करते हैं। यूपी के गाजियाबाद में ट्विटर पर पहला केस दर्ज किया गया है। ट्विटर को कानूनी कार्रवाई के खिलाफ मिली छूट खत्म हो गई है। आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत ये छूट खत्म हुई है। ट्विटर का मध्यस्थ का दर्जा खत्म हुआ, इसके बाद मुश्किलें बढ़ी हैं। छूट खत्म होने के बाद गाजियाबाद पुलिस ने पहली एफआईआर दर्ज कराई है। ट्विटर ने सोशल मीडिया के नियमों का पालन नहीं किया। ट्विटर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। गलत तथ्य होने के बावजूद वीडियो नहीं हटाने का यहां पर आरोप लगा है, जिसके बाद ये पहली एफआईआर है जो दर्ज की गई है। यूपी के गाजियाबाद में ट्विटर पर ये पहला केस दर्ज है। ट्विटर को कानूनी कार्रवाई के खिलाफ मिली छूट खत्म हुई, जिसके बाद आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत ये छूट खत्म की गई है। ट्विटर का मध्यस्थ का दर्जा भी खत्म हुआ, जिसके बाद मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं। छूट खत्म होने के बाद गाजियाबाद पुलिस ने यहां एफआईआर दर्ज कराई है। ट्विटर ने सोशल मीडिया के नियमों का पालन नहीं किया। ट्विटर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। वहीं गलत तथ्य होने के बावजूद वीडियो नहीं हटाने का भी आरोप है। भारत में खत्म हो सकता है ट्विटर का इंटरमीडिएरी स्टेटस। ट्विटर ने 26 मई से लागू नए नियमों का पालन नहीं किया। नियमों के तहत कंटेंट के लिए जिम्मेदार है ट्विटर। सरकार ने 5 जून को ट्विटर को आखिरी नोटिस दिया था। ट्विटर ने अब तक नहीं की है 3 मुख्य अधिकारियों की नियुक्ति। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में है ट्विटर का मुख्यालय, लेकिन अब तक अधिकारियों की नियुक्ति यहां पर नहीं की गई। भारत में अब खत्म हो सकता है ट्विटर का इंटरमीडिएरी स्टेटस। ट्विटर ने 26 मई से लागू नए नियमों का पालन नहीं किया। नियमों के तहत कंटेंट के लिए जिम्मेदार है ट्विटर, और सरकार ने भी 5 जून को ट्विटर को आखिरी नोटिस दिया था। और ट्विटर ने अब तक 3 मुख्य अधिकारियों की नियुक्ति ही नहीं की। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में है ट्विटर का मुख्यालय। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें। एनडीए से अलग हो चुकी है शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल और एलजेपी के नेता रामविलास पासवान का हो चुका है निधन। इसके बाद से केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह खाली है और ऐसे में सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां मंत्री बन सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को रेल मंत्रालय मिल सकता है, अपना दल को भी मिल सकता है यहां पर मंत्रिमंडल में जगह। तो उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर भाजपा के लिए अपना दल भी बेहद महत्वपूर्ण है। हाल ही में अमित शाह से मिली थी अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल, और ऐसे में अपना दल भी बेहद महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें यहां पर तेज है। एनडीए से अलग हो चुकी है शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल और एलजेपी के नेता रामविलास पासवान का निधन हो चुका है। इसके बाद से केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह खाली है और ऐसे में सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां मंत्री बन सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को रेल मंत्रालय मिल सकता है, वहीं अपना दल को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर भाजपा के लिए अपना दल बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं हाल ही में अमित शाह से मिली थी अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल। मोदी शिवराज मुलाकात चर्चा में है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मोदी के पास वाली तय कुर्सी पर नहीं बैठे शिवराज। इस पर राजनीतिक हलकों में खाली कुर्सी की चर्चा चल पड़ी, लेकिन कुछ देर बाद ही बताया गया कि शिवराज ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया। प्रधानमंत्री मोदी से 6 फीट की दूरी पर बैठे सोफे पर। हालांकि पहले कयास लगाए जाने लगे थे, चर्चाएं होने लगी थी, जिस तरह की तस्वीरें भी सामने आई हैं। मोदी शिवराज मुलाकात चर्चाओं में रही। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मोदी के पास वाली जो तय कुर्सी थी उस पर शिवराज सिंह नहीं बैठे, और जब वो नहीं बैठे तो इस पर राजनीतिक हलकों में खाली कुर्सी की चर्चाएं भी तेजी से होने लगी। लेकिन कुछ ही देर बाद बताया गया कि शिवराज ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया है। प्रधानमंत्री मोदी से 6 फीट की दूरी पर सोफे पर बैठे। पंजाब में बढ़ा भाजपा का कुनबा। सामाजिक संस्थाओं से जुड़े कई नामचीन लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में ये शामिल हुए। जसविंदर सिंह ढिल्लों, हरिंदर सिंह और कुलदीप सिंह, जगमोहन सिंह सैनी, निर्मल सिंह मोहाली और कर्नल जयबंत सिंह भी शामिल हुए। भाजपा महासचिव पंजाब मामलों के प्रभारी दुष्यंत गौतम भी इस दौरान मौजूद रहे। तो अगले साल यहाँ चुनाव होने जा रहे पंजाब में, लेकिन पंजाब में अब भाजपा का कुनबा बढ़ चुका है। सामाजिक संस्थाओं से जुड़े कई नामचीन लोग हैं जिन्होंने आज बीजेपी की सदस्यता ली। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में ये सभी बीजेपी में शामिल हुए। जसविंदर सिंह ढिल्लों, हरिंदर सिंह और कुलदीप सिंह, जगमोहन सिंह सैनी, निर्मल सिंह मोहाली और कर्नल जयबंत सिंह भी शामिल हुए। पंजाब में नहीं थमा फिलहाल सियासी संकट। पंजाब कांग्रेस के बड़े नेताओं को सोनिया ने दिल्ली बुलाया।
मुख्यमंत्री अमरिंदर नवजोत सिंह सिद्धू को दिल्ली बुलाया गया है। प्रताप सिंह बाजवा, सुनील जाखड़ को भी दिल्ली बुलाया गया है। 20 जून को दिल्ली में कांग्रेस की बैठक होगी। बैठक में पंजाब कांग्रेस गतिरोध पर फैसला लेगी खुद सोनिया गांधी और इसलिए इन्हें दिल्ली तलब किया गया है। पंजाब में अभी तक फिलहाल सियासी संकट नहीं थमा है। पंजाब कांग्रेस के बड़े नेताओं को सोनिया ने दिल्ली बुलाया है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू को भी दिल्ली बुलाया गया है। वहीं प्रताप सिंह बाजवा, सुनील जाखड़ को भी दिल्ली बुलाया गया है। 20 जून को दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक होगी और इस बैठक में पंजाब कांग्रेस गतिरोध पर फैसला लेंगी सोनिया गांधी। उत्तर प्रदेश में चले घटनाक्रम से मिला है साफ संकेत। मायावती की बहुजन समाज पार्टी में फिर बगावत के आसार हैं। कांशीराम ने 1984 में बनाई थी ये पार्टी जो कई बार टूटी और इस बार विधायकों में असंतोष है। सपा व भाजपा की तरफ झुकाव है। कुछ सपा में, कुछ भाजपा में जा सकते हैं बसपा विधायक। असलम रैनी का 11 विधायकों का समर्थन होने का भी यहाँ पर दावा है। इधर रैनी की अगुवाई में विधानसभा में अलग गुट भी बन सकता है, तो कयास ये लगाए जा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में चले घटनाक्रम से ये साफ संकेत मिल चुके हैं। मायावती की बहुजन समाज पार्टी में फिर से बगावत के आसार हैं। कांशीराम ने 1984 में ये पार्टी बनाई थी जो कई बार टूटी। इस बार विधायकों में असंतोष है। सपा व भाजपा की तरफ इन लोगों का झुकाव है। कुछ सपा में तो कुछ भाजपा में बसपा विधायक जा सकते हैं। असलम रैनी का 11 विधायकों का समर्थन होने का दावा भी है। रैनी की अगुवाई में ही विधानसभा में अलग गुट भी बन सकता है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल। लोजपा में चिराग और पारस कैंप आमने सामने है। चिराग पासवान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखी अपनी बात। वहीं कहा कि मेरी बीमारी के बीच पूरा घटनाक्रम हुआ है। ये लंबी लड़ाई है। पूरा घटनाक्रम मुझे परेशान करने वाला है। हमने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। विधानसभा में 6% वोट पाना बड़ी बात है। बिहार में वोट के हिसाब से एलजेपी की बड़ी कामयाबी है। साथ लड़ते तो एनडीए की बड़ी जीत होती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश पर चिराग ने बड़ा हमला भी किया और कहा कि जेडीयू ने दलित और महादलित को बांटा है। मैं शेर का बेटा हूं, पूरी पार्टी मेरे साथ है, बिहार की जनता मेरे साथ है। एलजेपी अध्यक्ष को कोई नहीं हटा सकता। चिराग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पशुपति पारस का भी बयान आया और कहा कि मेरा काम पार्टी और परिवार को जोड़ना है। बहुत दिन मैंने चिराग के नीचे काम किया, कुछ दिन चिराग मेरे नीचे काम करके देखे। कल होगा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान ने यहां पर अपनी बातें रखी हैं। हालांकि पहले वक्त कुछ और था और इसके बाद पोस्टपोन किया गया, लेकिन बता दें आपको बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज है। लोजपा में चिराग और पारस कैंप आमने सामने हो चुके। चिराग पासवान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी बात रखी। कहा कि मेरी बीमारी के बीच ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। ये लंबी लड़ाई है। पूरा घटनाक्रम मुझे परेशान करने वाला है। हमने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। विधानसभा में 6% वोट पाना बड़ी बात है। बिहार में वोट के हिसाब से एलजेपी की बड़ी कामयाबी। साथ लड़ते तो एनडीए की बड़ी जीत भी होती। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश पर चिराग ने बड़ा हमला भी बोला। कोविशील्ड वैक्सीन के डोज का अंतर फिर से घटाने की तैयारी है। वैक्सीन प्रबंधक संस्था एनटीएजीआई के प्रमुख डॉक्टर एनके अरोड़ा का इससे लेकर बयान आया। कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज में पुनः 4 से 8 सप्ताह का अंतर किया जा सकता है। पहले ब्रिटेन में हुए शोध के आधार पर किया गया था। 12 से 16 सप्ताह का अंतर बढ़ाने के निर्णय में कोई दो राय नहीं थी। शोध के आधार पर जो जनता के हित में होगा वही फैसला किया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर में 1 करोड़ से ज्यादा हुए बेरोजगार। दूसरी लहर में ज्यादातर युवा और पुराने कर्मचारियों ने बेरोजगारी का संकट झेला है। फॉर्च्यून 500 कंपनी के एक सर्वे में जानकारी सामने आई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने मई में अनुमान लगाया। बेरोजगारी दर 12 माह के उच्च स्तर लगभग 12% को छूट गई है। इस साल अप्रैल में भी किए गए सर्वे में भारत में 2000 लोगों ने हिस्सा लिया था। 55 वर्ष से अधिक आयु के 6% लोगों ने स्थायी रूप से अपनी नौकरी खोई, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 4% था। 18 से 24 की आयु वर्ग के 9% लोगों को अस्थायी छंटनी का सामना करना पड़ा। यह आंकड़ा भी पिछले साल 21% ही था। 2 शब्द और लगा 30,000 करोड़ का झटका। कोका कोला कंपनी को हुआ है 30,000 करोड़ का नुकसान। मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डो के 2 शब्दों से यह नुकसान हुआ। रोनाल्डो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पानी पीने की अपील की। यूरो कप के दौरान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोका कोला हटाकर कहा सिर्फ ड्रिंक वाटर। रोनाल्डो के इन 2 शब्दों के बाद कोका कोला के शेयर दुनिया भर में धड़ाम हुए। आज सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ है और इससे पहले लगातार 3 दिन सेंसेक्स रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ था।
लेकिन आज मुनाफा वसूली के दबाव के चलते बाजार में गिरावट आई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स में 0.51% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 271.07 अंकों की गिरावट के साथ 52,501.98 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में 0.64% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं निफ्टी में 101.70 अंकों की गिरावट के साथ 15,767.55 के स्तर पर यह बंद हुआ है। बीते सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 374.71 अंक के लाभ में रहा। फिर गुलजार हुआ ताजमहल। 2 महीने के बाद आज फिर ताजमहल खुला है। ताजमहल के अलावा अन्य ऐतिहासिक स्मारक भी खुले। एक बार में सिर्फ 650 लोगों को ताजमहल में अनुमति मिली। ताजमहल के लिए सिर्फ ऑनलाइन टिकट की बिक्री हुई है। महामारी से पहले ताजमहल में रहती थी भारी चहल पहल। रोजाना करीब 80,000 पर्यटक पहुंचते थे ताजमहल। महंगाई की पटरी पर तेज रफ्तार दौड़ रहे हैं पेट्रोल डीजल। 44 दिन में पेट्रोल 6 रुपए 52 पैसे और डीजल 7 रुपए 18 पैसे महंगा हुआ है। कोरोना संकट के दौर में आम आदमी की जेब तराश रही है तेल कंपनियां, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत यहां पर गिरी है। कीमतें $71 प्रति बैरल से गिरकर $63 पर आई है। बावजूद इसके देश में तेल कंपनियां खेल रही हैं आम आदमी के साथ। आज पेट्रोल 103 रुपए 29 पैसे तो डीजल 96 रुपए 38 पैसे के उच्चतम स्तर पर है। तेल की कीमतें बढ़ने से खाद्य, निर्माण व अन्य जरूरी वस्तुएं भी यहां पर महंगी हुई हैं। केंद्र व राज्य सेंट्रल एक्साइज व वैट में कमी को भी नहीं तैयार है। हालांकि राज्य सरकार पिछले दिनों वैट में 2% की कमी कर चुकी है। अमेरिका में पाकिस्तान के 23 एनजीओ की कारस्तानी। पाक एनजीओ ने भारत की कथित मदद के लिए अभियान चलाए हैं। ऑक्सीजन संकट को देखते हुए हेल्प इंडिया ब्रीथ दिया है अभियानों को नाम। अभियानों के जरिए जुटाए हैं 158 करोड़ रुपए भी, लेकिन अधिकांश पैसा पहुंचाया गया आतंकियों के पास। इन संगठनों को चलाने में पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड कर्मचारी मदद करते हैं। दुष्प्रचार अभियानों पर नजर रखने वाली संस्था डिसइंफो लैब ने ये रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें साफ नजर आया कि इस अभियानों के जरिए इन्होंने 158 करोड़ रुपए इकट्ठा किए, लेकिन अधिकांश पैसा पहुंचाया गया आतंकियों के पास। दूसरी वेव की रवानगी, तीसरी वेव की तैयारी। चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने कलेक्टर्स को पत्र लिखा है। जिलों में उपयोग में नहीं आ रहे वेंटिलेटर्स को लेकर जानकारी मांगी। इसमें बाकायदा जिले में उपलब्ध उपयोग में लिए जा रहे वेंटिलेटर के अलावा उपयोग में नहीं आ रहे वेंटिलेटर के पीछे का कारण भी जाना है। मुख्यालय स्तर से स्टेट लेवल स्ट्रेटजी के तहत ये जानकारी मांगी जा रही है। संभावित कोविड थर्ड वेव को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट है। दवा प्रबंधन को लेकर चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने यह पत्र लिखा। कलेक्टर्स को पत्र लिखकर आगामी 3 माह की यहां पर दवाओं की डिमांड मांगी है। आवश्यक दवा सूची में शामिल दवाओं के लिए उन दवाओं की भी डिमांड मांगी गई है जो कोविड के उपचार के लिए डॉक्टर्स बेहद जरूरी मानते हैं। कलेक्टर्स को जिले की डिमांड 17 जून तक भेजने के भी यहां पर निर्देश दिए गए हैं। 17 जून तक इसे भेजा जाए, कलेक्टर्स ने लेटर में ये लिखा है। जयपुर मेट्रो प्रबंधन की बड़ी लापरवाही। सरकार की मंजूरी के बाद भी आज नहीं चल रही जयपुर मेट्रो। लॉकडाउन के कारण अधिकतर स्टाफ छुट्टी पर था। अधिकतर टेक्निकल स्टाफ को भी मेट्रो प्रबंधन ने छुट्टी पर भेज दिया था। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद भी आवश्यक स्टाफ को वापस काम पर नहीं बुलाया गया। कल रात अचानक ही गाइडलाइंस आई, जिसके बाद मेट्रो आज से संचालित करने को लेकर इसमें हरी झंडी दी गई, लेकिन स्टाफ जयपुर में न होने के कारण आज संचालित नहीं हो पाई जयपुर मेट्रो। आखिर कौन है जयपुर मेट्रो संचालन के एक दिन लेट होने का जिम्मेदार? अब तो सब कुछ हो रहा है अनलॉक, लेकिन आरटीडीसी पेंशनर्स की मांगों पर अभी भी लॉकडाउन है। कोरोना से ज्यादा उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं आरटीडीसी पेंशनर्स। करीब 300 पेंशनर्स को 5 वर्षों से अपनी गाढ़ी कमाई का इंतजार है। कई सेवानिवृत्त कर्मचारी तो अपने हक की राशि के इंतजार में ही दम तोड़ गए। 5 वर्षों से ग्रेच्युटी, उपार्जित अवकाश या अन्य बकाया राशि का यहाँ भुगतान नहीं हुआ। जुलाई 2018 से अब तक ईपीएफ अंशदान, नियोक्ता अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा नहीं कराए। ऐसे में कर्मचारी राशि को ईपीएफ विभाग से आहरित नहीं कर पा रहे। शहर 1-2 ट्रेनों के किराए में भारी अंतर। त्योहारी मौसम न होने पर भी त्योहार स्पेशल के नाम पर जेब काट रहा है रेलवे। त्योहार स्पेशल के नाम पर ट्रेनों में ज्यादा किराया लिया जा रहा है। जयपुर से हैदराबाद के लिए स्पेशल ट्रेन 07019, 07020 में किराया कम है।
सेकंड एसी में जहां 2930 और थर्ड एसी में 2015 किराया है, जबकि दूसरी त्योहार स्पेशल ट्रेन है 02719 और 20 जिसमें किराया ज्यादा है। सेकंड एसी में जहां 3225 है तो वहीं थर्ड एसी में किराया 2315 रुपए है। स्पेशल ट्रेन में सामान्य और त्योहार स्पेशल में तत्काल किराया लिया जा रहा है। हद तो ये है कि 1 वर्ष से वरिष्ठ नागरिकों को किराए में किसी तरह की कोई रियायत ही नहीं मिल रही है। कोरोना संक्रमण में बुजुर्गों को यात्रा से हतोत्साहित करने की दलील यहां पर दी जा रही है, जबकि मंत्रियों, सांसद व विधायकों को मुफ्त टिकट की सुविधा अभी भी जारी है। यहां तक कि रेल कर्मियों से भी वसूला जा रहा है ज्यादा किराया। चलिए, वक्त हो गया।